ठीक है, तो चलिए बेटा लेक्चर नंबर 7 और हमारा अध्याय चल रहा है मूलभूत गणित। आधारभूत गणित बोल दीजिए, मूलभूत गणित बोल दीजिए, बेसिक मैथ बोल दीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कहानी को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं चैप्टर प्रोग्रेस। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा बीजगणित, मतलब मैंने जो पढ़ा दिया, पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ा दिया। त्रिकोणमिति हमने पढ़ा, फिर हमने बीजगणित पढ़ा, उसके बाद बेटा हमने अवकलन पढ़ा, फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ा, फिर हमने समाकलन पढ़ा, समाकलन की कुछ प्रैक्टिस भी हम बाकी है, फिर हम आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति और फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा बेटा ग्राफ या आरेख। क्लियर है? तो चलिए बेटा आज हम क्या सीखेंगे। तो सर आज आप हमें समाकलन पर आधारित प्रश्न करवाने वाले हो। सबसे पहले तो सवाल देता जाऊंगा और आपकी जिम्मेदारी है वो सवालों को हल करने की। ठीक है, 10-10, 15-15 सेकंड का समय ले लेना बेटा, सवालों को जरूर हल करना, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। आइए तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे प्रश्न नंबर 1। क्या डालेंगे? प्रश्न नंबर 1। समाकलन करना है आपको, समाकलन करना है आपको x की घात माइनस 1/2 प्लस, ध्यान से सुन लेना, e की घात x प्लस sin x, ये आपको दे रखा है, और dx। आपको अगर इसका समाकलन करने को बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, जैसे कि आपको ये दे रखा है x की घात माइनस 1/2 प्लस e की घात x प्लस sin x। याद करो मैंने आपको बताया था बेटा समाकलन जब हम करते हैं तो जो यहाँ पर लिखा होता है वो किसी ना किसी फलन का अवकल गुणांक होता है, किसी फलन का अवकलन होता है वो। तो अवकलन करके हमने ये फलन मान ले प्राप्त किया, कोई फलन होगा, कुछ फलाना नाम का कोई फलन होगा जिसका हमने अवकलन करके हमें ये मिला। अब अगर मैं इसका समाकलन करूं तो मुझे वो फलाना फंक्शन मिल जाएगा, मुझे वो फलाना फलन मिल जाएगा, तो मुझे वो फलाना वाला फलन चाहिए। तो यही कहानी है बेटा, आपको हल करना है। तो सिंपल सी चीज है सर, सूत्र अगर हमारे दिमाग में होंगे तो यकीन मानिए बेटा हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा x की घात माइनस आधा प्लस e की घात x प्लस sin x, ये आपको दे रखा है। और अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि इसको हल करिए तो हल कैसे करेंगे, बोलो बेटा। अब देखो बेटा, देखो ऐसे मत सोचना कि यार सर एक ही उसमें 3 अलग अलग फॉर्मूले लग सकते हैं ना। देखो x की घात n जैसा रूप दिख रहा होगा, x की घात n, e की घात x sin x, तो x की घात n का अलग से समाकलन कर लो, e की घात x का अलग से समाकलन कर लो, और sin x का अलग से समाकलन कर लो। इनका अलग से समाकलन करके और बीच में प्लस प्लस साइन लगा लो। आपको x की घात n का समाकलन अलग से आता होगा, करना आता है x की घात n का। क्या बताया था पिछली क्लास में, x की घात n+1 बटे n+1। क्योंकि अनिश्चित समाकलन है तो एक समाकलन स्थिरांक c लिखेंगे, और अगर अनिश्चित नहीं होकर निश्चित होता तो फिर समाकलन स्थिरांक लिखने की जरूरत नहीं थी, c लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर। अब सुनो, वही कहानी है बेटा, मैं वही करने वाला हूँ हल। तो x की घात माइनस आधा का कितना लिखूंगा, देखो x की घात माइनस आधा प्लस 1। n का मान कुछ भी हो सकता है, बस एक चीज नहीं होनी चाहिए, n का मान क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, n का मान -1 नहीं हो सकता, बाकी तो n का मान कुछ भी हो सकता है। तो x की घात माइनस आधा प्लस 1 बटे माइनस आधा प्लस 1। क्लियर है? प्लस e की घात x का e की घात x बेशरम फलन है। अच्छा बेटा एक बात बताता हूँ, जब आप इसका करोगे, इस वाले फलन का, इस वाले का जब आप समाकलन करोगे तो यहाँ पर एक समाकलन नियतांक c1 आएगा, इसका करोगे तो एक और समाकलन नियतांक c2 आएगा, इसका करेंगे एक और समाकलन नियतांक c3 आएगा। मान लेते हैं c1 c2 c3, लेकिन मैं उनको अलग अलग नहीं लिख रहा, मैंने इन तीनों का भी मिला के एक और नया समाकलन नियतांक, क्योंकि नियतांक है ना तो तीनों को मिला के एक और नया लिख देते हैं, फाइनल वाला c। ठीक है, तो मैं उत्तर में c लिख दूंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, उत्तर में c लिखूंगा। बात समझ में आ गई क्या? तो e की घात x प्लस sin x का समाकलन, sin x का अवकलन होता है बेटा cos x, sin x का अवकलन होता है cos x, तो sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस c। तो बेटा क्या आ जाएगा बताऊं आपको, x की घात 1 माइनस आधा प्लस e की घात x प्लस और माइनस में माइनस cos x प्लस c। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2x की घात आधा प्लस e की घात x माइनस cos x प्लस c। इसी को और अच्छे प्रूफ में लिख सकते हो बेटा। अरे देखना यार, 1/2 है, ऊपर चला जाएगा 2 आ जाएगा। अब बेटा x की घात आधा मतलब √x है, तो इसको हम बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाइनली 2√x प्लस e की घात x माइनस cos x प्लस c। एक समाकलन नियतांक आ गया और ये हमारा उत्तर हो गया। पहले बता तुझे फील आया क्या, पहले बता तुझे समझ में आया क्या? तो इस तरीके के सवाल होते हैं बेटा जो आपको करने पड़ते हैं। चलिए एक और सवाल करवा दीजिए सर, प्रश्न नंबर 2 करवाता हूँ बेटा। आइए प्रश्न नंबर 2, देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। मैंने बोला सर ध्यान से सुनना बेटा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। अब सवाल समाकलन में थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा बेटा बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं मैं बताता हूँ आपको। बच्चे ये गलती करते हैं कि सर sin x का जो समाकलन होता है, वो होता है माइनस cos x। ये सही है, लेकिन सर जब sin x का समाकलन माइनस cos x, तो sin स्क्वायर x का समाकलन माइनस cos स्क्वायर x लिख देते हैं बच्चे, जो कि गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता है, जो मर्जी चलेगी वो थोड़ी ना करेंगे हम कि सर sin x का जब इतना है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका समाकलन cos स्क्वायर में आ जाएगा। ऐसे नहीं होता बेटा,
कि सर साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख रहे हो, तो फिर साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी लिख दीजिए। ठीक है, बात क्लियर है क्या? समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बोलो यार क्लियर है क्या? चलिए एक और सवाल आपको दिया है, ये चीज नहीं होगी बेटा, प्लीज ध्यान रखना, याद रखना, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होता बेटा। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे नहीं करोगे। आप सुन, अच्छा तो इसका मतलब बच्चे आप लोग ये तो नहीं करने वाले, तो इसका कुछ और तरीका भी होगा, लेकिन थोड़ी सी अगर आप बुद्धि लगाओ ना बेटा तो आपको समझ में आएगा क्या कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, पूरी दुनिया जानती है बेटा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो फाइनली ये जो सवाल बन गया इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ 1, तो 1 इंटू डी एक्स। और याद कर मैंने तुझे सिखाया था कि अगर 1 इंटू डी एक्स आ जाए तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सी। तो समाकलन याद हो गया, ये स्टैंडर्ड भी है बेटा, इसको दिमाग में रखना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 इंटू डी एक्स का समाकलन एक्स प्लस अनिश्चित है तो सी डाल देंगे, समाकलन नियतांक सी आ गया। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है क्या? चलें आगे, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप सुनो, आगे चलते हैं बेटा अगले सवाल पे, प्रश्न नंबर 3। अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। सवाल है बेटा, ध्यान से सुनना, सवाल दे रहा हूं है ना, सवाल आपको दे रहा हूं। मैंने बोला बेटा ध्यान से सुनना, मैंने बोला ई की घात एक्स प्लस एक्स की घात, या ऐसे लिख दो 3 एक्स की घात माइनस 3 प्लस 7/3 एक्स की घात माइनस 1 dx। इसका समाकलन आपको करना है। चलिए इसका समाकलन करिए फटाफट से। अब आपने सोचा कि सर इसका समाकलन करेंगे तो e की घात x का समाकलन तो मैं e की घात x लिख दूंगा, कर लोगे। 3x की घात माइनस 3 है, 3x। अब देखो बेटा पहले ये सवाल सीख जाओ, फिर मैं आपको उस पर लेके आऊंगा फिजिक्स में कैसे समाकलन को हल करेंगे, जैसे काम आएंगे तो एक दो सूत्रों के समाकलन करवा के दिखाऊंगा आपको। 3x की घात माइनस 3 है, 3x की घात और प्लस 7/3 x की घात माइनस 1 है। सर बाकी कहानियां तो ठीक है, लेकिन यहाँ x की घात n और n का मान -1 नहीं हो सकता, और उन्होंने n का मान -1 ही दे रखा है। इसका मतलब साफ है सर कि हम यहाँ पर x की घात n+1 वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, इसके लिए इस वाली कहानी के लिए x की घात n+1 वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। तो हमें तो बस सर इसका वैसे भी समाकलन पता है, x की घात -1 का मतलब हुआ 1/x, और 1/x का समाकलन बेटा सीधा सीधा बोला था log x, आधार में e लिखा था, जिसको हम प्राकृतिक लॉग, नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ln x। क्या बोलते हैं, ln x। क्लियर है? तो चलिए बेटा इसको हल करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको अब इसको अलग अलग करके दिखाऊं ना बेटा, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। देखो वास्तविकता में ये दिखता कैसे है, e की पावर x dx प्लस 3x की घात -3 dx प्लस 7/3 x की घात -1 dx। मैंने क्या किया, गुना करके अलग अलग कर लिया। तो अब बेटा जब इसको अलग से हल करोगे तो इसका c1 लिखोगे, इसको अलग से हल करोगे तो इसका c2 लिखोगे, इसको अलग से हल करोगे तो इसका c3 लिखोगे। c1, c2 और c3 को बेटा अलग अलग लिखने की बजाय तीनों को इकट्ठा करके हम एक नया समाकलन नियतांक c मान लेते हैं। ठीक है, एक नया समाकलन नियतांक c मान लेते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? बोलो बेटा, अरे बोलो यार। चलिए तो अब हल करते हैं, सुनना। e की घात x का बेटा, e की घात x प्लस c1 लिख रहा हूं, या चलो नहीं भी लिखूं तब भी काम चल जाएगा। बोलो इकट्ठा करके लिख दूंगा, अरे बोलो यार इकट्ठा करके लिख दूंगा, प्लस 3 बेटा बाहर आ जाएगा, 3 नियत है, 3 बाहर आ जाएगा, x की घात -3। अब इसका समाकलन भी करूंगा, एक एक स्टेप आराम से खुल जा रहे हैं, प्लस 7/3 बाहर आ जाएगा, और x की घात -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ dx। बस अब इनके समाकलन पता है हमको, तो क्या आ जाएगा बेटा, सुनना, e की घात x प्लस 3 गुना x की घात n+1, तो -3 तो n का मान हो गया, +1 बटे n+1, -3 + 1, -3 + 1, -3 + 1 प्लस 7/3, 1/x को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉग। इसका समाकलन क्या होता है, log x टू द बेस e। इसको बोलते हैं बेटा संख्या, और इसको बोलते हैं आधार, log x टू द बेस e, log x टू द बेस e। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा बात समझ में आई क्या? तो ये हो जाएगा आपका log x टू द बेस e प्लस c। ये है आपका आंसर। अब इसको सुलझा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, e की घात x, ये हो जाएगा बेटा x की घात -2, ये हो जाएगा -2, तो आएगा प्लस 3 x की घात -2 बटे -2, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बेटा मैं इसको सीधा सीधा ये लिख रहा हूँ। देखना ध्यान से, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, -3/2 x की घात -3/2 x की घात -2 प्लस 7/3। अब इसको log x टू द बेस e लिख दीजिए प्लस c। यही उत्तर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फिजिक्स में किस तरीके से सवाल आता है, तीसरा हो गया ना, प्रश्न नंबर 4। जैसे आपके पास एक सूत्र होता है बेटा, आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। बेटा दो द्रव्यमान होते हैं ना, या दो आवेश, पहले आवेश वाला ले लेते हैं। मैंने बोला कि एक आवेश है बेटा q1 आवेश, इतना तो सुना होगा, प्लस q1 आवेश होता है, और एक होता है बेटा प्लस q2 आवेश। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आपके पास दो चार्ज हैं, दो बिंदु आवेश हैं, एक आवेश है प्लस q1 आवेश और दूसरा आवेश है बेटा प्लस q2 आवेश। दो बिंदु आवेश हैं, दोनों आवेशों को आपने कुछ दूरी r पर रखा हुआ है, दोनों आवेशों को आपने कुछ निश्चित दूरी r पर रखा हुआ है।
तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, पहला वाला आवेश दूसरे वाले पर बल लगाएगा। आपने देखा होगा बेटा, जब दो चुंबकों को आप बगल बगल में रखते हो तो दोनों चुंबक या तो चिपक जाती है या दूर भाग जाती है। दो चुंबक है, दोनों चुंबकों के अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, एन और एस होता है चुंबक के अंदर। अरे बेटा एक दंड चुंबक में एन और एस होता है। आप ऐसा करो, एक चुंबक लो, मैं जैसा कह रहा हूँ, आप जब चुंबक लोगे और दोनों चुंबकों को जब पास पास रखोगे ना, अगर आपने विपरीत पोल रखे हैं, मतलब एक उत्तरी पोल और एक दक्षिणी पोल, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव अगर आपने रखा है, तब तो ये आकर्षित हो जाएंगे अपने आप नहीं धकेलते हो, आप तो खाली पास ले जाके रखते हो। दूर भागना या पास भागना, मतलब पास भागना या दूर भागना, ये अपने आप होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण से ये सारी कहानियां है, क्योंकि कोई ना कोई तो होता है जो बल लगा रहा होता है। इन्हीं को बेटा जो दिखाई नहीं देती, इन्हीं को बाद में नाम से पढ़ेंगे हम, क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, अलग अलग तरीके के क्षेत्र, जैसे हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा बेटा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, वो कहानी अपन की बात की है। तो दो चुंबकों के मध्य बल लगता है, ऐसे ही बेटा तो बल लगा। ऐसे ही बेटा जब दो आवेशों को, अगर दोनों समान आवेश, धन आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धन होंगे या ऋण होंगे। अगर मेरे पास दो धन आवेश हैं, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास दो धन आवेश हैं, इन दोनों धन आवेशों को मैं कुछ निश्चित दूरी r पर रख दूं, तो इन दोनों के मध्य एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण का बल। और ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो बेटा जो बल दिया जाता है वो सूत्र से दिया जाता है, K Q1 Q2 बटे r²। ये आपको दे रखा है। तो कभी कभी बेटा हमसे r² का समाकलन करवा लेते हैं, तो ये सूत्र का समाकलन करेंगे अब हम। मैं इन जनरल फिजिक्स से भाषा में बात कर रहा हूँ बेटा, हालांकि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, बहुत सारी बातें छुपी हैं, लेकिन अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर्फ इतना जानो कि दो आवेशों को अगर हम पास पास रख दें तो उनके मध्य एक बल काम करेगा, और वो बल का जो सूत्र होगा वो ये दिया जाएगा, जहाँ K जो है वो एक नियतांक है। K क्या है बेटा? एक नियतांक है। Q1 और Q2 आवेश हैं, और R जो है उन दोनों को मिलाने वाली, उन दोनों आवेशों को पृथक करने वाली दूरी है। मतलब कितनी दूरी है दोनों आवेशों के मध्य? R। तो ये है बेटा छोटा सा फंडा। क्या बताया मैंने आपको? फंडा। ठीक है, फंडा सिखा दिया आपको, है ना? फंडा आपको मैंने सिखा दिया बेटा, बहुत छोटा सा फंडा है, दिमाग में रखना। अब सुनो, अगर आपसे बोल दिया जाए समाकलन करना है K Q1 Q2 बटे r² का dr के सापेक्ष, dr, क्योंकि बेटा हमें dr के सापेक्ष करना है, ये r दूरी वेरी हो रही है, मान लेते हैं r दूरी। तो आइए बेटा इसको हल करते हैं। हल, ये सवाल आपको दे रखा है और आपको बोला है इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो बेटा इसका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? सर K एक नियतांक है, K, ये K जो दे रखा है ना, ये एक नियतांक है। Q1 और Q2 ये दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश नियत है, मतलब आवेश है। जैसे मैंने बोला कि एक के ऊपर जो आवेश है Q1 का मान है वो 1 माइक्रो कूलाम है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। माइक्रो तो एक संख्या है, 10 की घात -6। अरे यार, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6, 10 की घात -6 माइक्रो बोलते हैं बेटा इसको। माइक्रो, म्यू से दिखाते हैं इसको, किससे? म्यू, माइक्रो, म्यू। तो एक म्यू या 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6। क्लियर है क्या? तो एक Q1 जो हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम, और Q2 जो हो जाएगा, मान लीजिए Q2 दे रखा है आपको -1 माइक्रो कूलाम। तो ये जो Q1 और Q2 दे रखे हैं ये फिक्स है, 1 माइक्रो कूलाम या -1 माइक्रो कूलाम, ऐसे कुछ दे देंगे। तो Q1 Q2 फिक्स है। R दूरी है, मान लीजिए R दूरी परिवर्तित है। तब सुनना बेटा, जो नियतांक है उसको समाकलन के बाहर ले लो, K को बाहर ले लीजिए, Q1 को बाहर ले लीजिए, Q2 को बाहर ले लीजिए, समाकलन में सिर्फ रह जाएगा सर r² dr। क्या आप इसका समाकलन कर सकते हो और वहां से आप आंसर निकाल सकते हो? तो फिजिक्स से भी रिलेटेड मैंने करवा दिया कि देखो, इसका मतलब आपको इस चीज की अनुभूति करा दी मैंने कि बेटा भौतिकी विज्ञान में समाकलन का यूज है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी तरीके के सूत्रों को हम डिराइव करेंगे आगे चल के। नहीं, खैर इंटीग्रेशन की या समाकलन की जरूरत पड़ेगी। इसका समाकलन कैसे करेंगे बेटा? K Q1 Q2, बेटा r² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/r², तो उसको r की घात -2 dr। बात समझ में नहीं आई? r की घात -2 है, r की घात -2 है, dr है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? K Q1 Q2, r की घात -2 है तो r की घात -2 + 1 बटे -2 + 1। r की घात n है तो r की घात n + 1 बटे n + 1। यार आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? r की घात n + 1 बटे n + 1, और फिर आ जाएगा c। तो कितना आ जाएगा बेटा? इसको हल कर लीजिए, उत्तर आपके सामने है। तो आ जाएगा सर, देखो बेटा, ये हो जाएगा K Q1 Q2, r की घात -1 बटे -1 प्लस c। तो -2 यहाँ आ जाएगा, तो -K Q1 Q2, और ये r की घात -1 है, इसको 1/r लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस c। तो उत्तर आ जाएगा बेटा -K Q1 Q2 बटे r प्लस c। ये आता है इसका समाकलन। इसका समाकलन -K Q1 Q2 बटे r। सिंपल है ना? ऐसे ही बेटा अगला सवाल भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या है सवाल नंबर? ये चौथा हो गया। सवाल नंबर 5वां ऐसे ही दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सुन ध्यान से क्या कहानी है। मान लीजिए आपको दे दिया बेटा, ऐसे जैसे ही दो आवेशों के मध्य होता है ना बेटा, एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि मान लीजिए दो द्रव्यमान है आपके पास, M1 M2, दो बिंदु द्रव्यमान है आपके पास। अब बेटा जैसे आवेशों में धनात्मक ऋणात्मक चलते हैं, द्रव्यमानों में धनात्मक ऋणात्मक नहीं होते। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है।
जैसे दो आवेशों के मध्य आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगता है या लग सकता है, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण, लेकिन दोनों द्रव्यमानों में हमेशा आकर्षण का रहता है, इसमें प्रतिकर्षण का नहीं होता। मैं कोई भी वस्तु, जैसे धरती माता है, धरती माता गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, यही आकर्षण का बल है। मैंने इस वस्तु को छोड़ा तो ये वस्तु नीचे ही क्यों आई? क्योंकि इसको धरती ने खींचा अपनी ओर, तो आकर्षण का ही तो बल लगा, आकर्षण का ही तो बल लगा। तो दो द्रव्यमानों के बीच हमेशा आकर्षण का बल होता है। मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी है r, ठीक है। तो ये जो बल लगेगा वो लगेगा बेटा G m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है बेटा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है G। आ जाओ, तो बेटा अब हम बात करें F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर की। अगर आपको सवाल में दे दिया जाए G m1 m2 बटे r स्क्वायर dr, वही सवाल है, सेम हूबहू, तो जल्दी जल्दी सुनते जाइए। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, i बराबर दे रखा है, तो बेटा i का जो मान आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो क्या आएगा बेटा? G नियतांक है, नियतांक है, बाहर ले लो, द्रव्यमान बाहर ले लो, समाकलन करना 1 बटा r स्क्वायर dr का। अब सेम ऐसी तो कहानी है 1 बटा r स्क्वायर dr का, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, इजाजत है। G m1 m2 बेटा ये आ जाएगा माइनस 1 बटा r। और मैं तो कह रहा हूँ आप इसको दिमाग में रखो, 1 बटा r स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो माइनस 1 बटा r होता है। तो i बराबर आ जाएगा माइनस G m1 m2 बटे r प्लस c। इतना ही काम का है बेटा, फिजिक्स के हिसाब से मैंने आपको सिखा दिया। ज्यादा अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मैथ वाले सर सिखा ही देंगे, डोंट वरी। जेई के हो ना, तो मैथ वाले सर तो आपको वैसे भी सिखाई देंगे। क्लियर? बात समझ में आनी चाहिए। चले आगे, बोलो बेटा इतनी कहानी क्लियर है। एक चीज याद रख सकते हो क्या आप? एक चीज आप याद रख सकते हो क्या? स्टैंडर्ड रिजल्ट या मेरी प्यारी बिंदु। मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी बेटा सवालों की, मेरी प्यारी बिंदु, बस इतना ही याद रखो। मेरी प्यारी बिंदु में क्या है ना बेटा, कभी भी 1 बटा r स्क्वायर dr आ जाए ना, 1 बटा r स्क्वायर dr, इसका समाकलन होता है बेटा, इसका समाकलन होता है माइनस 1 बटा r प्लस c। अगर कभी भी ये समाकलन आ जाए 1 इंटू dx, तो इसका समाकलन याद रखना x प्लस c। बोलो यार, बोलो बेटा इतना याद रख लोगे क्या? और एक और याद रख सकते हो अगर आप चाहो तो, और वो ये कि अगर आपके पास 1 बटा x dx है तो बेटा इसका समाकलन आ जाएगा log x टू द बेस e प्लस c। यहाँ पर आके समाकलन को मैं खत्म करता हूँ। मैंने समाकलन की बेटा आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दी, नहीं करवाई? बोलो यार, करवा दी भैया। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति की। बढ़िया से फ्रेश पेज ले लो, पहले तो 1 मिनट का समय है, आराम से अपना व्हाइट पन्ना जो भी है अगला पन्ना खोल लो, उस अगले पेज पर लिख लीजिए निर्देशांक ज्यामिति। आपको मैं बेटा जो काम की चीजें हैं वो सिखाने वाला हूँ। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या चीजें यूज होंगी, स्थिति क्या होती है, स्थिति कैसे दी जाती है, एक्स अक्ष का क्या मतलब है, वाई अक्ष का क्या मतलब है, जेड अक्ष का क्या मतलब है, इन सभी तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो लेकिन बेटा इससे पहले अब हमारे पास यही 2 टॉपिक बाकी है, एक तो निर्देशांक ज्यामिति बाकी है और एक अपना ग्राफ बाकी है। ग्राफ बोल दीजिए या आरेख बोल दीजिए, बस अब हमारा इतना ही बाकी है, ठीक है? अब सुनना बेटा ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं ग्राफ की या आरेख, सॉरी निर्देशांक ज्यामिति की, तो निर्देशांक ज्यामिति से पहले बेटा सबसे पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया। त्रिकोणमिति के बाद मैंने आपको बीजगणित पढ़ाया और बीजगणित के बाद फिर मैंने आपको अवकलन पढ़ाया। बीजगणित में हमने 3 चैप्टर्स पढ़े थे बेटा, ठीक है? अवकलन आपको आना चाहिए, ठीक है? अवकलन के बाद फिर आपको चिष्टन निम्न मैंने सिखा दिया, फिर समाकलन सिखा दिया, समाकलन के बाद अब हम आ गए हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। तो चलिए बेटा क्या है निर्देशांक ज्यामिति, आइए सीखते हैं। किसी दी गई रेखा पर स्थित अथवा एक निश्चित दिशा में स्थित बिंदु की स्थिति बताने के लिए केवल एक निर्देशांक आवश्यक है। यदि यह बिंदु एक तल में हो तो 2 निर्देशांकों की आवश्यक है, और अगर यह समष्टि में हो तो 3 निर्देशांकों की आवश्यक है, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। फिर से एक बार, यदि किसी दी गई रेखा पर स्थित, मतलब या तो x अक्ष पे दे दो, y अक्ष पे दे दो या z अक्ष पर दे दो, या किसी निश्चित दिशा में स्थित किसी बिंदु की, आइए इसको फील करवाता हूं मैं। जब तक फील नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। बेटा अभी तक आपको ये तो पता चल गया होगा बेटा कि हमारे पास जो अक्ष होती है वो 2 नहीं 3 अक्ष होती है। तीनों अक्ष जो होती है वो एक दूसरे के लंबवत होती है। ये है बेटा हमारा मूल बिंदु O, इसको बोलते हैं बेटा x अक्ष, ये है हमारी y अक्ष, और इसको बोलते हैं हम z अक्ष। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ठीक है बेटा? जिस प्रकार से ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष दिख रही हैं, इस प्रकार से ये होती नहीं है, ये खाली दिख रही है। तो वास्तविकता में होती कैसी है, आइए मैं दिखाता हूँ। बेटा ये तीनों की तीनों है ना एक दूसरे के लंबवत होती है। कुछ इस तरह की कहानी दिख रही होगी बेटा आपको। ये वाली चीज देखते जाना ध्यान से, ये वाली चीज देखो ना यार, अरे यार यहाँ केंद्र मान लो, तो ये वाली चीज x अक्ष, ये वाली चीज y अक्ष और ये वाली चीज z अक्ष। नहीं आया? फिर से सुन लो बेटा, ये है आपका x अक्ष, ये है आपका y अक्ष और ये है आपका z अक्ष। अब सबसे पहली पॉइंट आपके दिमाग में जो सवाल आना चाहिए वो ये कि सर जरूरी है क्या कि मैं इसको x अक्ष नाम दूं? सर जरूरी है कि मैं इसको y अक्ष नाम दूं? जरूरी है कि सर मैं इसको z अक्ष? मेरी मर्जी, मैं इसको z बोलना चाहता हूं कल से तो क्या बोल सकता हूं? सर मेरी मर्जी, मैं इसको x बोलना चाहता हूं, मेरी मर्जी मैं इसको z बोलना चाहता हूं। हाँ आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है वो ये कि सिलेक्शन ऑफ द एक्सिस आर कंप्लीटली आर्बिट्ररी। अक्षों का चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन पहली चीज, अक्षों का चुनाव
चुनाव सेलेक्शंस पूर्णतया स्वतंत्र होता है। तो अब आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर आपने इसको एक्स माना, मेरी मर्जी में जेड मानूं। मान ले बेटा, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं तो जनरली यही मान के चलता हूं, जो मैं पूरे टाइम आपको पढ़ाऊंगा वो जनरली यही मान के चलूंगा कि इस वाली दिशा को मैं एक्स ही रखूंगा, इस वाली को मैं वाई रखूंगा, और जो तुम्हारी तरफ आ रही है बाहर की तरफ, जो तुम्हारी तरफ आ रही है, ये जेड अक्ष ना बेटा ऐसे नहीं है जैसी दिख रही है, ये ऐसी है। ये जेड अक्ष ना बेटा कुछ इस तरीके से है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो कुछ इस तरीके से है, तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हैं, तीनों रेखाएं क्या एक दूसरे के लंबवत हैं। अरे देखना बेटा, तीनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, और जिस कटान बिंदु पर आकर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, वो कटान बिंदु आज के बाद कहलाएगा मूल बिंदु। क्या कहलाएगा बेटा? मूल बिंदु। तो इसको मैं यहां लिख दूं क्या? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0, 0, 0। अब सुनना बेटा, अगर ये धनात्मक एक्स अक्ष है तो इसके ठीक पीछे ऋणात्मक एक्स अक्ष होगी। अगर ये धनात्मक वाई अक्ष है तो इसके ठीक नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष होगी। और अगर ये धनात्मक जेड अक्ष है तो इसके ठीक पीछे ऋणात्मक जेड अक्ष होगी। ठीक है, माइनस जेड अक्ष होगी। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। पहले अक्ष वगैरह सुन लीजिए, फिर आपको बहुत काम की चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट बेटा हमने यहाँ पर लिख लिया कि अलग अक्षों का जो चुनाव होता है वो कंप्लीटली आर्बिट्री होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ये बेटा हमारा मूल बिंदु होता है, जिसको हम अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन। ठीक है, अब देख, अब बच्चा आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जेड अक्ष तो ऐसी होती नहीं है, जेड अक्ष तो ऐसी होती है, तो इस वाली को तो आपने यहाँ बना दिया। तो बेटा अगर ये चाली जेड अक्ष है ना धनात्मक में, तो इसके ठीक पीछे जो बोर्ड के अंदर जा रही होगी, जो स्क्रीन के अंदर जा रही होगी, इमेजिन करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। ये देखो, ये वाली मूल बिंदु से ये वाली बाहर आई जेड अक्ष, तो इसके ठीक पीछे मूल बिंदु के अंदर जा रही होगी वो है माइनस जेड अक्ष। उसको दिखाने के लिए मैंने इसका सहारा लिया है। अरे जब धनात्मक वाली को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ तो ऋणात्मक वाली को इसके पीछे दिखा दिया। ठीक है, और धनात्मक एक्स अक्ष अगर ये है तो ऋणात्मक एक्स अक्ष ये रही, धनात्मक वाई अक्ष ये है तो ऋणात्मक वाई अक्ष ये रही। अगर आप यहाँ नहीं समझ में आए तो आइए आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूँ 3D में। सुनो बेटा, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, आप जहाँ पर भी बैठे हुए अपने घरों में बैठे हुए हो, तो आपके घर में कमरा है, कमरे के कोने को पकड़ लो। कोना बोल रहा हूँ, वो मुझे कोना दिख रहा है मेरे कमरे का। उस कोने को देखोगे तो आपको 3 लाइनें दिखेंगी, बिल्कुल पतली पतली सी, एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। यार दिमाग में आया क्या तेरे? ये तीनों तो एक्स वाई जेड अक्ष तो है बेटा। उस कोने को पकड़, तो ये है एक्स अक्ष मान लेते हैं, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। सर आपने इसको एक्स क्यों बोला? मेरी मर्जी में जेड बोलूं, बोल दे। लाइन तो मैंने पहले ही लिख दी ना भैया, तो लड़ने की तो गुंजाइश ही खत्म हो गई। तो ये एक्स अक्ष मान ले या ये एक्स अक्ष, तेरी मर्जी हो जो मान ले, पर क्या तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं? या तीनों अगर एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब है कि सर ये एक्स वाई जेड अक्ष और वो बिंदु है मूल बिंदु जो कि कटान बिंदु है। तीनों अक्ष अगर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, 3 रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं और जिस बिंदु पर आकर काटती हैं वो कटान बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो बेटा। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब सुन आगे क्या? अब सुन, अब तू मुझे ना छोटा सा बिंदु बना दे, मुझे छोटा सा बिंदु बना दे। मैंने कहा ठीक है बना दो, यहाँ बिठा दो, मूल बिंदु पर बिठा दो, इतना सा बिंदु बना दे मेरे को और मूल बिंदु पर बिठा दे। अब कोना पकड़ते हैं, तुमने मुझे उस कोने पे बिठा दिया। तुमने बोला सर चलो, तो मैंने चलना चालू किया। मान लीजिए मैं इस एक अक्ष के अनुदिश चल रहा हूं। अनुदिश समझ रहे हो? नहीं समझते समझाता हूं। अनुदिश का मतलब क्या होता है? अनुदिश शब्द का, मान लीजिए नदी बह रही है, आप नदी के दिशा में बह रहे हो, तो नदी के साथ बह रहे हो, नदी के अनुदिश बह रहे हो, नदी की दिशा में जा रहे हो। नदी ऐसे जा रही है, आप भी ऐसे बहते जा रहे हो, नदी के अनुदिश बह रहे हो, नदी के साथ बह रहे हो। लेकिन आप नदी ऐसे जा रही है, आपने कर्तव्य दिखाने की कोशिश की, आप उसके लंबवत तैरने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अनुदिश नहीं, आप नदी के लंबवत तैर रहे हो। अरे नदी ऐसे जा रही है, आप ऐसे तैर रहे हो, तो 90 डिग्री हुआ ना बेटा। ठीक है, तो वो मूल बिंदु है और आपने मुझे एक बिंदु मान लिया, एक कण मान लिया और आपने बोला सर चलिए, तो मान लीजिए मैं इस अक्ष पे चलता हूं तो केवल एक निर्देशांक बदलेगा। अगर कोई बिंदु मेरा एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब है वाई और होगा कि अगर मैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ए दिखा, जेड नहीं बनाते थे तब आप एक्स होगा कि अगर मैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ए दिखाता हूं तो उसके निर्देशांक में हमेशा 2,0,0 कैसे लिखता हूं। अभी तक आपने सिर्फ 2 ही निर्देशांक दिखाए होंगे, दिखाते होंगे 2,0, क्योंकि आप बात करते थे एक्स और वाई अक्ष की, यहाँ जेड नहीं बनाते थे, तब आप एक्स और वाई अक्ष मान के चलते थे, इसलिए एक्स और वाई दिखाना समझदारी थी। लेकिन अगर आप जेड अक्ष की भी बात कर रहे हो तो फिर यहाँ पर 3 निर्देशांक के फॉर्मेट में जाएगा, 3 निर्देशांक के उसमें जाएगा। बात समझ में नहीं आई क्या? बोलो यार, बोलो बेटा। तो 2,0, 2,0, यह है बेटा आपका ए निर्देशांक 2,0,0। इसका मतलब है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर उपस्थित है तो इसका मतलब है वाई और जेड 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसका मतलब
तो इसका मतलब y तथा z निर्देशांक, y तथा z निर्देशांक शून्य होंगे। जाहिर सी बात है, इसी तरह बाकियों के लिए भी लिख देंगे। ये तो मैंने एक के लिए लिखा है, x अक्ष के लिए। अगर कोई y अक्ष पर है तो x और z 0 है। एक बात बता भाई, देखो इसका सीधा सा मतलब ऐसे समझो, तीन दिशाएं। देखो इसको थोड़ा सा देसी स्टाइल से सिखाता हूँ आपको, सुनना बेटा। मैंने बोला ध्यान से सुनना, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। ये मूल बिंदु है, ठीक है, ये z। मान लीजिए z अक्ष की x अक्ष की दिशा में पड़ता है दिल्ली, मान ले। y अक्ष की दिशा में पड़ता है बंबई और z अक्ष की दिशा में पड़ता है मान ले जयपुर। अगर मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं बंबई और जयपुर नहीं जा रहा हूं। अगर मैं x अक्ष पे हूं तो इसका मतलब है मेरा y और z निर्देशांक 0 है। अगर मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं इसका मतलब है मैं बंबई और जयपुर नहीं जा रहा हूं। अगर मैं बंबई जा रहा हूं तो मैं दिल्ली और जयपुर नहीं जा रहा हूं, और मैं जयपुर जा रहा हूं तो मैं दिल्ली और बंबई नहीं जा रहा हूं। सीधी सी बात है। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो y और z नहीं है, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो x और z नहीं है, और अगर कोई बिंदु z अक्ष पर है तो x और y नहीं है। इसका मतलब पहली लाइन पर इतनी देर में मैंने आपको सिर्फ पहली लाइन क्लियर की है। किसी दी गई रेखा पर स्थित अथवा एक निश्चित दिशा में स्थित बिंदु की स्थिति बताने के लिए केवल एक निर्देशांक आवश्यक है, एक रेखा में। लेकिन यही अगर बिंदु एक तल में हो, आइए बेटा तल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तल की। तो यहाँ मैं जयपुर बंबई हटा देता हूँ, अच्छे नहीं लगेंगे, मैंने बस उदाहरण के तौर पर आपको समझाया था। आप सुन लीजिए बेटा, चलो पूरा मिटा देते, फिर से बना लेते हैं। एक्स और वाई अक्ष, ठीक है। चलो, यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, यह है जेड अक्ष, यह है बेटा मूल बिंदु। सोच के देख बेटा, अब वापस से आजा कमरे पे, वो कोने को पकड़, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अरे यार ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, बोलो ना बेटा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स और वाई मिलाकर के क्या निर्माण करते हैं? दो अक्ष मिलकर के एक तल का निर्माण करते हैं। एक और गोल्डन पॉइंट, एक और गोल्डन पॉइंट, दो अक्ष मिलकर दो लंबवत अक्ष, ऐसे लिखो ज्यादा सुंदर लगेगा। दो परस्पर लंबवत अक्ष आपस में मिलकर तल का निर्माण करती है। देखो ना कैसे, मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष आपस में परस्पर लंबवत हैं, तो बेटा ये जो तल बनेगा ना, मैं आपको फील करवाता हूँ बेटा, ये जो तल बनेगा ना बेटा, दिस इज द एक्स वाई तल। ये है एक्स वाई तल। क्या है ये? एक्स वाई तल। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? 3D में फील करवाऊंगा। अब देखो ये वाई है और ये जेड है, तो बेटा ये जो तल बनेगा ना, ये आपका जो बनेगा वो बनेगा सर वाई जेड तल। कौन सा तल बेटा? वाई जेड तल। और बेटा ये वाले तल की अगर मैं बात करूं, ये वाला तल है आपका एक्स जेड तल। थोड़ा सा फील करने वाली बात है, अगर तीनों आपको एक दूसरे के लंबवत ऐसे दिख रहे होंगे, ये ऐसे और पीछे वाला ऐसे, तो यही तो कहानी है। अब तल कैसे ढूंढने? रेखा तो आपको मैंने अपने कमरे में दिखा दी, अब तल देखना है तो दीवारों को देख। पहले तो एक्स वाई तल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये अक्ष है एक्स अक्ष, ये अक्ष है वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो तू जिस फर्श पे खड़ा है या बैठा है, जिस पर तेरे पैर टिके हैं, क्या वो एक्स वाई तल है? क्या वो एक्स वाई तल है? तो दो अक्ष मिलकर के एक तल का निर्माण करते हैं। तो ये एक्स और वाई, इसलिए एक्स वाई। ये एक्स है, ये जेड है, इसलिए जो ये दीवार मुझे दिख रही है ये एक्स जेड दीवार है। क्योंकि बेटा ये वाली वाई है, ये जेड है, तो जो मुझे ये दिख रहा है, जिस पर ये स्क्रीन दिख रही है, ये वाई जेड तल है। इसका मतलब सर दो अक्ष हमेशा मिलकर के एक तल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर बेटा इस तल में कोई भी बिंदु जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा खाली कर दूं, हल्का सा यहाँ पे खाली कर दिया, ये तल है, सुनते रहे ना। अगर बेटा मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, मैंने बोला कि यहाँ पर एक बिंदु है ए बिंदु, तो इसके निर्देशांक मुझे 2,3 लिखने ही पड़ेंगे। मैं 2,0,0 नहीं लिख सकता, 2,3,0। इसका मतलब है कि अगर कोई बिंदु तल में 0 है, कोई बिंदु अगर तल में है, इसका मतलब है कि उसके दो निर्देशांक तो उपस्थित हैं, लेकिन तीसरा गायब है। क्योंकि वो एक्स वाई तल में है, इसलिए जेड वाले की बात ही नहीं कर रहे, तो जेड निर्देशांक 0 है, इसीलिए 2,3। अगर तल में जाना चाहते हो तो तुम क्या बोलोगे? सर एक्स में 2 जाइए और वाई में 3 जाइए, एक्स में 2 जाइए, वाई में 3 जाइए। तो कहाँ जाओगे आप? तल में आ जाओगे। अब आ जाओ दूसरी वाली लाइन पे। यदि यह बिंदु एक तल में हो तो दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है बेटा। फील वाली बात है, आ जाए तो आ जाए, ना नहीं आए। और अगर यह समष्टि का मतलब होता है बेटा स्पेस, समष्टि। अगर यह समष्टि में होता है तो तीन निर्देशांक। अब आ जा वापस से। तो बेटा मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई है और ये जेड, तो ये तल है। इस पे अभी दो जो तल दिखा है ना आपको, ऐसा दिखा होगा, आपकी फर्श ऐसे दिखी होगी आपको। इसमें यहाँ पर है वो बिंदु। अब इसके पास दो निर्देशांक है, एक्स है और वाई है, परंतु जेड नहीं है। अब जेड देना चाहते हो, जेड कहाँ है? यहाँ है, तो जेड दे दीजिए। अभी ये तल में है, तीसरा निर्देशांक और दे दीजिए। तब ये कहाँ आ गया? हवा में आ गया, समष्टि में आ गया, स्पेस में आ गया। इसका मतलब अगर कोई बिंदु स्पेस में है, हवा में है, तो तीन निर्देशांकों की आवश्यकता है, एक्स वाई जेड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है ना बेटा? तो वही बात है, तीन अक्ष। यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तीन परस्पर लंबवत अक्ष, तीन परस्पर लंबवत अक्ष आपस में मिलकर एक समष्टि
एक समष्टि या स्पेस का निर्माण करती है। ठीक है, समष्टि या स्पेस का निर्माण करती है। सिंपल सी बात है बेटा, हवा की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब देख लो, अब इसको भी थोड़ा सा फील कर रहा हूं, तो आप इसको ऐसे सोच लो, एक्स वाई जेड तीनों की बात कर रहे हो, तो ये देखो आपका हवा में एक कमरा है ना 3D में, आप 3D ऑब्जेक्ट हो ना, तो देखो 3D में हो। अब मेरी हाइट को मान लो दबा दो, तो मैं कहां चला जाऊंगा, बिल्कुल मेरा जेड निर्देशांक 0 करते जा रहे हो, तो मैं कहां चला जाऊंगा, तल में। और तल का भी, तल में आने के बाद भी कोई भी एक निर्देशांक को 0 कर दे तो मैं किसी एक अक्ष पे आ जाऊंगा। सिंपल है यार, एक्स वाई जेड तीनों प्रेजेंट है 3D में। 3D मतलब हवा में है, समष्टि में है, कोई बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो अगर मुझे किसी बिंदु के निर्देशांक देने होंगे तो यही तो दूंगा, ये। तो मान लीजिए मुझे ऐसे, क्योंकि जेड अक्ष ऐसे है, जेड अक्ष ऐसे है, मैंने बोला कि भैया यहाँ पर है एक बिंदु, तो इसके निर्देशांक ना ही तो एक्स 0 होगा, ना ही वाई 0 होगा, ना ही जेड 0 होगा, तीनों प्रेजेंट रहेंगे। आज आप तीसरी लाइन पढ़ते हैं। देखो मैंने, ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया। यदि समष्टि में हो तो तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई क्या? चलें आगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तीसरा और चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब सुनो, यह एक स्थिर बिंदु है जो हमारी, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा मूल बिंदु की, लेकिन मूल बिंदु तो मैं आपको समझा भी चुका हूँ, जो हमारी सुविधा अनुसार हो सकता है। सभी माप इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। जनरली हमारे फिजिक्स में हम जो पढ़ेंगे ना बेटा, सभी माप, मतलब जैसे कि मैं बोला कि इस बिंदु के निर्देशांक 2,3 है, तो इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल √2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जो भी आएगा। मान लीजिए एक्स आई, कितनी आई, एक्स 2 आई, या एक्स आया, तो ये जो एक्स है ना, ये मूल बिंदु के सापेक्ष एक्स है। यही बात समझे, कोई बात नहीं, फिर से आ जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, इस बिंदु के निर्देशांक जो है ना 2,3,0 है, मतलब 2,3 है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष है। बस इस बिंदु के सापेक्ष बोलोगे ना, इस बिंदु के सापेक्ष फलाना बिंदु, मान लेते पी बिंदु है, पी बिंदु के सापेक्ष इसके निर्देशांक 2,3,0 नहीं है, फिर वो कुछ और है। एक बात बता, ध्यान से सुन, वो तेरे पास कमरा है, कमरे का तेरे पास मूल बिंदु है कोना, उस कोने से जहां मैं खड़ा हूं, मान लेते हैं मेरे निर्देशांक है 2,3,4, मेरा निर्देशांक है 2,3,4, ऐसे मेरे सर के मान ले, हवा के मान ले, इस बिंदु के निर्देशांक मान ले 2,3,4, उस मूल बिंदु के सापेक्ष इसके निर्देशांक 2,3,4 है। लेकिन किसी और बिंदु के सापेक्ष 2,3,4 थोड़ी ना है, उसके सापेक्ष कुछ और होंगे निर्देशांक। तो बेस्ट से पहले तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर के केस में हम मूल बिंदु के सापेक्ष ही निर्देशांकों की बात करेंगे, माप लेंगे। ठीक है, यह एक स्थिर बिंदु होता है, फिक्स कर दिया हमने, इसमें फिक्स कर दिया, और हमारी सुविधा अनुसार हमारी मर्जी होती है जैसे ले लेते। मैंने बताया ना कि मान लेते हैं ये मूल बिंदु है, तो माना ही तो है सुविधा अनुसार। क्लियर है? तो मूल बिंदु आपको समझा दिया बेटा, मैंने आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपको थोड़ी आइडिया दे दिया, मूल बिंदु आपको समझा दिया। आगे चलते हैं अब अक्षों के बारे में। सिंपल सी कहानी है, मैंने आपको वास्तविकता में अक्ष भी पढ़ा दिए, पढ़ा मैंने पहले ही सारा दिया, बस अब तो एक लिखने वाला काम है, एक नोट्स वाला काम है, इसलिए दे रहा हूँ आपको। देखो बेटा, अक्ष क्या होती है, 3 अक्ष होती है हमारे पास, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब कहानी क्लियर है बिल्कुल। मूल बिंदु से गुजरने वाली किसी भी निश्चित दिशा को अक्ष के रूप में लिया जा सकता है। मूल बिंदु से, यही मूल बिंदु से गुजरने वाली किसी भी निश्चित दिशा में एक रेखा को अक्ष लिया जा सकता है। यदि एक बिंदु की स्थिति अथवा सभी बिंदुओं की स्थिति हमेशा निश्चित दिशा में हो तो केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है, जैसे सामान्यतः है एक्स अक्ष। बहुत सिंपल सी कहानी है। बोला किसी भी एक बिंदु की स्थिति अगर मुझे हमेशा एक ही दिशा में बतानी है, इसी दिशा में, तो एक ही अक्ष की बात कर ले, 2 अक्षों की 3 अक्षों की बात ही क्यों करना। मान लीजिए मुझे इसी एक बिंदु है यहाँ पर, एक बिंदु है यहाँ पर, एक बिंदु है यहाँ पर, तीनों एक ही दिशा में, तो एक ही अक्ष पर काहे नहीं बना देते। क्लियर, वही बात बोल रहा है ना। तो हमें केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? हमें केवल एक अक्ष की आवश्यकता, जिसको सामान्यतः एक्स अक्ष कहते हैं। यदि सभी बिंदुओं की स्थितियां हमेशा एक तल में हो तो 2 लंबवत अक्षों की आवश्यकता होती है। अगर तल में है तो 2 लंबवत अक्षों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि 2 परस्पर लंबवत अक्ष हमेशा एक तल का निर्माण करते हैं। फील वाली बात है बेटा, फील आ जाए तो अच्छी चीज है, वरना तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और जिन्हें सामान्यतः एक्स अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं, यदि बिंदु समष्टि में हो, हवा में हो, स्पेस में हो, स्पेस मतलब हवा में हो, तो 3 लंबवत अक्षों की आवश्यकता होती है, जिन्हें एक्स, वाई, जेड कहते हैं। पूरे लाइनों में, इन 4 या 5 लाइनों में, 4 लाइनों में कहीं भी लगा कि मैंने एक भी पॉइंट मिस किया हो, बता दो। सारा समझा रहा हूं इतनी देर से, इसीलिए समझाया जा रहा है बेटा। बोलो यार, क्लियर है? अरे कोई तकलीफ तो नहीं है भैया। चलिए, तो अब एक्स वाई तल जो जान लेते हैं, क्या भुजा होती है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, आइए थोड़ा सा चित्रानुसार जान लेते हैं। तो एक्स वाई तल में एक बिंदु की स्थिति, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ एक ही पॉइंट्स में। मैंने देखो बेटा, मैंने इसीलिए यहाँ पर इतना समय लिया, इन दोनों में मैंने क्यों इतना समय लिया, मुझे पता था आगे जा रही है सारी चीजें आने वाली हैं, तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया। अब हमारी सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है उसको पढ़ने की। क्या है कहानी, सुनेंगे। एक बिंदु की स्थिति को एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदेश, देखो यहाँ पर उन्होंने जेड अक्ष की बात ही नहीं करी, यहाँ बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक्स और वाई अक्ष की। तो यह है बेटा मूल बिंदु, क्या है ये मूल बिंदु 0,0, ठीक है। यह है बेटा एक्स वाई अक्ष, यह है बेटा एक्स वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक बिंदु है, ए बिंदु, जिसके निर्देशांक है एक्स, वाई। अक्ष नहीं है, अक्ष तो ये है। तो ये है बेटा एक्स और ये है वाई। तो मुझे ऐसे मान ले, उसको इस ग्राफ को देख के परेशान हो रहा है ना, ऐसे कर ले, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। यहाँ पर है बेटा तेरा ए बिंदु, जिसके निर्देशांक एक्स, वाई। मैंने बोला मुझे यहाँ पहुंचना है, तो तू क्या बोलेगा, मुझे क्या बोलेगा, सर पहले आप एक्स अक्ष में जाइए, एक्स जाइए, फिर वाई में जाइए। तो मैं पहले तो एक्स में चलूंगा, और फिर मैं वाई में चलूंगा, तो वाई के अनुदेश चलूंगा, एक्स के अनुदेश। मैंने इधर एक्स चला, इधर वाई चला, तो यार एक बात बता, मैं पहुंच गया ना इस बिंदु पर। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई। अब आ जा,
ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये y है, ये बिंदु a है, x कॉमा y है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ओ मैं मूल बिंदु बनाना भूल गया, कोई बात नहीं, ये 0,0 ये o मूल बिंदु है, वही चित्र है। अरे यार बेटा तल में बना रखा है ना मैंने, x y तल में बना रखा है, तो अगर x y तल में बनाना है तो मुझे दो ही निर्देशांक लिखने पड़े, x कॉमा y। अगर यही तल में ना बना के मैं स्पेस में बना देता तब मुझे x कॉमा y कॉमा z की बात करनी पड़ती। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई। अब आ जाते हैं कहानी पर। क्या लाइनें लिखी हैं सुनना। एक बिंदु की स्थिति को x कॉमा y अक्ष के अनुदेश अथवा समांतर इसकी मूल बिंदु से दूरी से व्यक्त करते हैं। नहीं आई बात समझ, सुन 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 ले। एक बिंदु की स्थिति को, ये रहा एक बिंदु a, इसकी स्थिति को x अक्ष तथा y अक्ष के अनुदेश, x अक्ष और y अक्ष इधर के अनुदेश, अनुदेश है ना, ऐसे जा और ऐसे जा, अथवा समांतर, समांतर बोल रहे ना, x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से, ये रहा मूल बिंदु से इसकी दूरी x और y, ये x क्या है, दूरी है मूल बिंदु से, x जाओ फिर y जाओ से व्यक्त करते हैं। यहाँ x तथा y निर्देशांक क्रमशः भुज और कोटि होती है। याद रखना बेटा, इसे बोलते हैं हम भुज, अगर नहीं पता तो भुज होती है, और इसको बोलते हैं बेटा कोटि। कोटि में छोटी ई की मात्रा आएगी, कोटि। ठीक है, भुज को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, जिसको आप बोलते हो बेटा कोटि। क्या बोलते हो, कोटि। और इसको बोलते हैं भुज। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, ये x है ये y है। ठीक है, तो निर्देशांक कैसे दिखाते हैं, एक स्थिति ऐसे दिखाते हैं, बिंदु की स्थिति x y तल में। तो आ गया होगा बेटा आपको समझ में। अब आ जाते हैं बेटा दूरी सूत्र पर, फटाफट से खत्म कर लेते हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। जैसे मैंने बोला ध्यान से सुनना, फटाफट से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। मैंने बोला कि एक बिंदु है a जिसके निर्देशांक है x1, y1, और एक और बिंदु है बेटा b x2, y2। मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो x1, y1 और x2, y2 दो बिंदु हैं a और b, इसका नाम दे दिया मैंने ab। तो इन दोनों के मध्य की जो मुझे दूरी आएगी वो क्या आएगी, d आएगी। और वो जो d दिया जाता है ना बेटा, वो दिया जाता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको x1 पता है, y1 पता, x2 पता है, y1 पता है, y2 पता है, सूत्र लगे। ये हो गया बेटा x y तल में, है ना। अगर बेटा अच्छा, ये जो x1 y1 दिया ना, ये मूल बिंदु के सापेक्ष दिया है, ये मूल बिंदु के सापेक्ष, और ये मूल बिंदु के सापेक्ष x2, y2 दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर बेटा यही मुझे z अक्ष के कारण देते, मतलब तीन बिंदु होते, दूरी सूत्र ही बता रहा हूँ, दूरी सूत्र होते, तीन बिंदु होते। पहला होता a जिसके निर्देशांक होते हैं x1, y1, एक होता बेटा x2, y2, एक होता c x3, y3। तो बेटा मुझे अगर तीनों के बीच में जो दूरी सूत्र लिखना होता वो मैं लिखता x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तीन के लिए है। ठीक है, क्लियर है कहानी, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। चलिए, तो समष्टि में आ गया, देखो लिखा ना स्पेस में, समष्टि में तीन बिंदु अगर होंगे समष्टि में, तो समष्टि में दूरी सूत्र कैसे लिया जाएगा, मैंने हालांकि आपको लिखा हुआ है, एक मिनट है ना, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो ये सूत्र दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए, तो ये हो जाएगा बेटा समष्टि में। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर, पहले बता मेरी बात समझ में तो आ गई, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी कर लो, फिर सवाल करवाऊंगा। क्लियर है, बोलो बेटा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो। चलो अब एक सवाल करता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल, आपको बेटा दे रखा है एक बिंदु दे रखा है a जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -3, -4। आपको एक और b दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, 1, और आपसे पूछा है दोनों बिंदु xy तल में उपस्थित हैं, दोनों बिंदु xy तल में उपस्थित हैं, तब दोनों के मध्य तब दोनों के मध्य दूरी याद करो। अब बेटा सीधी सी बात है, दो बिंदु दे रखे हैं, तो क्यों ना सर हम इसको ऐसे मान ले कि एक x1 है और एक y1 है, और सर ये एक x2 है और एक y2 है। तो बताइए यहाँ से अगर मैं हल करूँ सर, तो मैं अगर तुलना करूँ तो x1 का मान क्या आएगा, -3, y1 का मान क्या आएगा, -4, सर x2 का मान क्या आएगा, 2, और y2 का मान क्या आएगा, 1। तो अगर मुझे सर सूत्र दूरी निकालनी है d, तो मैं दूरी सूत्र का इस्तेमाल करूंगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 2 माइनस x1, x2 कितना है, 2 माइनस x1 कितना, -3, तो -3 मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। कौन सा ब्रैकेट बेटा, मंझला ब्रैकेट, प्लस y2 कितना है, 1 माइनस y1 कितना है, -4, मंझला ब्रैकेट यहाँ पर भी लगा देते हैं,
अभी स्क्वायर बाकी है, भूलना मत। तो डी, अब देखो ना x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो दो माइनस और माइनस प्लस, 2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर। तो दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 अंडर रूट 50, जिसको मैं 5 रूट 2, चूंकि दूरी है तो मीटर में लिख देते हैं, अगर इनके सबके निर्देशांक मीटर में दिए हैं, है ना, मतलब मीटर में है, लिख लो चाहो तो, यहाँ लिख लो मीटर में, ठीक है। तो 5 रूट 2 मीटर। इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बेटा, अब समय हो चला है क्विज का, पहले करेंगे क्विज। तैयार हैं आप सभी लोग? समय रहा तो फिर हम वापस से और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बेटा, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। अब सवाल क्या दिया हुआ है सुनो। एक वक्र की समीकरण आपको दे रखी है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x द्वारा दी जाती है। वक्र एक्स अक्ष को काटेगा। ऑप्शन आपके सामने है, हल करिए। चलिए, हो गया होगा, अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल आपके सामने होगा बेटा, आपको दिख रहा होगा, एक कण सरल रेखा y बराबर 3x प्लस 5 के अनुदिश गतिशील है, तो कौन से निर्देशांक में परिवर्तन की दर अधिक होगी? चलिए बेटा, हल करिए। चलिए बेटा, दोनों सवाल हल किए होंगे। सुनो, एक वक्र की समीकरण दे रखी है बेटा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है बेटा, दे रखा है ना, बोलो यार। हाँ सर। पूछा है एक्स अक्ष को काटेगा, द्वारा दी जाती है वक्र एक्स अक्ष को काटना। अगर एक्स अक्ष को कोई चीज काटेगी, एक्स अक्ष को काटे ना, इसका मतलब वो वाई अक्ष पे नहीं है, क्योंकि बेटा जो ये समीकरण दिया वो एक्स और वाई में दी है। अगर कोई चीज एक्स अक्ष पर है, मैंने बताया था ना, अगर कोई दिल्ली जा रही है तो इसका मतलब बंबई और जयपुर नहीं जा रही। अगर कोई चीज एक्स अक्ष को काट रही है, इसका मतलब वो एक्स अक्ष पे है, और अगर वो एक्स अक्ष पे है तो इसका मतलब है वाई बराबर 0 है। उल्टा चलता है इनमें, अगर कोई एक्स अक्ष पे काट रहा है इसका मतलब वाई और जेड 0 है, कोई अगर वाई पे काट रहा है तो एक्स और जेड 0, कोई जेड पे काट रहा है तो एक्स और वाई 0 है, तो वाई का मान 0 रख दी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वाई का मान 0 रख दी। क्यों? पूछा है कि अगर ये वक्र एक्स अक्ष को काट रहा है तो इसका मतलब वाई बराबर 0 है। बस यही की पॉइंट था। अब तो द्विघात समीकरण इसको हल कर सकते हैं बेटा, माइनस बी, तो माइनस बी, द्विघात समीकरण सिखाई है मैंने, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान इतना है, सी का मान इतना है, बाय 2a। हल कर लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से एक्स के 2 मान आएंगे, प्लस 3 प्लस माइनस 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 9 माइनस 8 1/2। तो बेटा x1 आएगा 3 प्लस अंडर रूट 1/2, और x2 आएगा 3 माइनस 1/2, 3/1, 3 प्लस 1 4/2, 2, और ये आएगा 3 माइनस 1 2, 2/2 1। तो x के आपके पास 2 मान आए x के, लेकिन y बराबर 0 है। तो कौन कौन से निर्देशांक, कौन कौन से बिंदु आएंगे बेटा? जब x का मान 1 रहा तब भी y 0 है, और जब x का मान 2 रहा तब भी y 0 है। 1,0 2,0 1,0 2,0, अर्थात ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया, अब बात करते हैं इसकी। एक कण सरल रेखा y बराबर 3x प्लस 5 के अनुदिश गतिशील है, तो y बराबर 3x प्लस 5, तो कौन सा निर्देशांक बेटा? अगर हम x बराबर 1 डालें तो y का मान कितना मिलेगा सर? 3 × 1 + 5, तो y बराबर आ जाएगा 3 + 5 8। x बराबर 1 डालने पर y बराबर क्या मिला? 8। x बराबर 2 डाल, तो 2 डालेगा तो y बराबर 3 × 2 + 5, 3 × 6 6 और 5 11, तो y बराबर 11। इसका मतलब सर x बराबर 2 डालने पर y बराबर 11 मिलता है। अब x में 1 से 2 बढ़े, लेकिन y में 8 से 11 बढ़ गए। कौन ज़्यादा तेजी से भाग रहा है? y निर्देशांक। कौन ज़्यादा तेजी से भाग रहा है बेटा? y निर्देशांक। ठीक है, कौन ज़्यादा तेजी से भाग रहा है? y निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए बेटा, समाकलन मैंने आपको खत्म कर दिया, निर्देशांक ज्यामिति भी मैंने आपको अब यहाँ पर आकर खत्म कर दी है, ऑलमोस्ट मैंने समझा दिया है। बस हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो है बेटा ग्राफ। और एक आराम से पढ़ाऊंगा, 1-2 लेक्चर में ग्राफ पढ़ाऊंगा, उसमें मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है, ढाल वाल के बारे में भी सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, और आज हम क्या सीखे बेटा? तो आज हम समाकलन सीखे और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बातें कर चुके हैं। जाते जाते एक होमवर्क लेके जाओगे, बहुत सिंपल सा होमवर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। 2 बिंदु दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है। एक मान लीजिए एक बिंदु है ए बिंदु, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -9 सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर। एक और बिंदु है बी, जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर, और दोनों के मध्य दूरी जो है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो ए का मान निकालना नहीं निकाल सकते, ये x1 मान ले, ये y1 मान ले, x2 मान ले, ये y2 मान ले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर d। का मान पता है, ए निकाल लेना। ए का मान ज्ञात करना है, कर लोगे? तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ए का मान ज्ञात करना है, ये आपके लिए सवाल है।
चलिए बेटा, तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको लास्ट ग्राफ। ठीक है, अगली क्लास हमारी होने वाली है ग्राफ। बेसिक मैथ मैंने आपको करवा दिया है, ऑलमोस्ट खत्म